कसरत नंबर 4। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हना के मुन्ना से मेरे लिए गाली निकली जो बहन के ऊपर थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा कि उससे कबल हमने ऐसी गालम गलूच कभी नहीं की थी, लेकिन होना के इस तरह कहने पर मुझे बहुत अजीब लगा और शद्दत एकदम बहुत बढ़ गई। होना जैसे बहुत दूर से दौड़ती आई हो। अब बताओ, मुझे गाली दोगी बदतमीज औरत? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, जो दर्द के मारे भीग चुकी थीं। ये सवाल पूछते मेरा भी दिल कर रहा था कि वो जवाब हाँ में दे, लेकिन जाहिर है इसको ये तो नहीं बताया जा सकता था कि मुझे गाली पसंद आई है। इसने तेज सांसों में थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो इतना बेरहम क्यों हो रहे थे? अब सोच ने इस एहसास को बहुत अलग कर दिया था। एक अनोखा एहसास जिसके लिए लफ्ज कोई न थे। जमीर और दिल की कशमकश अलग थी, लेकिन वजूद को मिलने वाला सुकून और था। अपनी बीवी में अपनी ही बहन को महसूस करने का एक अजीब सा सुकून जिसमें निदामत भी थी और शर्मिंदगी भी। अपने अंदर एक तरह की शर्मिंदगी मुझे भी थी कि मैं ये क्या सोच रहा हूं। इंतहाई घटिया सोच मुझ में जाने क्यों आ रही है। अब की बार मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जानी, यहां खुद ही सब्र करो। अम्मी इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगी। होना मनहूस है। शर्म इंसान, कुछ तो शर्म करें जरा। साथ ही उसे कहा, जानी, अब तुमने ही अम्मी अम्मी लगा रखा है। मैं तुम्हें यही बता रहा कि यहां तुमने खुद ही सब्र करना है। इनका दूर तो चला गया। इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट और लुत्फ का अंदाज बनता गया, लेकिन मसनूई गुस्से से बोली, बहुत बदतमीज हो आप। कुछ भी बोल देते हो। मेरा सत्यानाश भी कर रहे हो, साथ बदतमीजियां भी करते हो। जानी, अब ये सब तुमसे ही करूंगा। न मेरी जान, तुम ही तो होना। हम तकरीबन रोज ही करते थे, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू हमारे दरमियान पहली बार हो रही थी, और इस गुफ्तगू ने मेरे सुकून और लुत्फ को दुबाला कर दिया था। बहन की सोच का एक अफसूस अब कहीं पीछे रह गया था, और इस बातचीत ने हमें जहां फरी कर दिया था, वहां मुझे बहुत सुकून भी आ रहा था। सुबह जब आंख खुली तो मैंने देखा कि हाना वाशरूम में नहा रही थी। मैं भी उठा और उसके साथ शरारतें करते हुए नहाया। हाथ में न धविया और वो किचन की तरफ चल पड़ी। अगर मैं इन सब बातों की तफसील लिखूंगा तो कहानी पूर और गैर मुताल्लिका बातों में उलझ जाएगी। इसलिए सिर्फ वही वाकयात लिखे जाएंगे जो एक भाई को बहन की तरफ ले गए। मैं भी थोड़ी देर बाद उठकर नीचे गया, नाश्ता किया और दफ्तर की तरफ निकल गया। दफ्तर में काम करते वक्त का पता ही न चला, और फिर दफ्तर से छुट्टी करके मैं 2 बजे निकला और घर की तरफ रवाना हो गया। मैंने गेट खोला और अंदर दाखिल हो गया। हर घर के गेट में अब ये होता है कि छोटा गेट बाहर से खोलकर अंदर आ सकते हैं। बहुत घरों के गेट्स में ये एक उरसा तक सिस्टम रहा है। मैं गेट हमेशा आहिस्ता आवाज में खोलता था कि घर के बाकी लोग डिस्टर्ब ना हों, क्योंकि अम्मी अबू भी दोपहर को आराम करते थे और ये रोजमर्रा की रूटीन थी। मैंने आहिस्तगी से गेट खोला और घर में दाखिल हुआ और गेट को बंद करके घर की अंदरूनी तरफ बढ़ा। मेरा इरादा यही था कि खामोशी से ऊपर जाता हूं। जितनी देर में नहाऊंगा, होना खाना बना लेगी या गर्म कर लेगी। यही सोचता मैं लावंज से गुजर रहा था। अम्मी अबू के कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद था, जबकि फरवा के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जो कि मामूल की बात थी। मैं फरवा के कमरे के बाहर से गुजर रहा था कि अंदर किसी चीज के गिरने की हल्की सी आवाज आई और मेरे बढ़ते कदम रख गए। पहले मैंने सोचा कि छोड़ो, जो भी गिरा है मैं नहीं देखता। फिर ख्याल आया कि एक नजर देख लूं, कोई ऐसी चीज न गिरी हो जिससे कोई नुकसान का खतरा हो। ये सोच ज़हन में आते ही मैं फरवा के कमरे की तरफ बढ़ा और नीम खुले दरवाजे को खोल के अंदर देखा। मेरा इरादा था कि जोर से बाववू की आवाज निकालूंगा और उसे डराऊंगा। इसलिए दरवाजा खोलते ही मैंने सांस रोककर बाववू की आवाज निकालने का मन बनाया, लेकिन दरवाजा खुलते ही जो मंजर सामने था, मेरा मना खुल्ले का खुला रह गया। मैंने शायद ये मंजर पहले भी कई बार देखा था, लेकिन उसमें मुझे तब कुछ अजीब या नया नहीं लगा था। लेकिन क्योंकि अब सोच बदल चुकी थी, तो ये नज़ारा भी मुझे बहुत असरअंगीज लगा। सामने पलंग पर फरवा करोट लिए लेटी थी और उसने हल्के पीले रंग की कमीज और सफ़ीद रंग की काटन की शलवार पहन रखी थी, और उसके पास पलंग के करीब एक किताब पड़ी हुई थी। शायद वो किताब गिरने की आवाज़ मुझे आई थी।
इसकी वसीया वो अरीज ऐसी देख, मेरा मन्ना जो बावों की आवाज निकालने के लिए खुला था, खुला ही रह गया। मुझे एक सकता सा हो गया कि जो नजारा था शायद मेरी आंखें उसकी ताब न ला सकती थीं। इसके वजूद की इस अदा ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे खुद को लाख रोकने कोसने के बावजूद भी मेरी नजर वहां से नहीं हट रही थी। नजरों की उस कमेंगी के बाद मैं खुद को कोसते हुए कमरे में दाखिल हुआ और किताब को नीचे से उठाने लगा। मैंने झुककर किताब उठा ली और ऊपर उठते हुए मेरी नजर एक बार फिर सोई हुई बहन के वजूद पर पड़ी। इस बार क्योंकि मैं ज्यादा करीब से देख रहा था तो मुझे एहसास हुआ। मैं वहीं बैठता चला गया। मेरा गला खशक हो गया और सांस जैसे गले में अटक गई और आंखें बहन पर चिपक गईं। मैं टिकट की बांधे फरवा को देखने लग गया कि उसकी किधर से शुरू हो रही है और उसकी बनावट क्या है। मैं दुनिया से बेखबर बहन को देखे जा रहा था कि अचानक मेरी नजर कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी। मैं तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा कि खुले दरवाजे से अगर कोई मुझे देख लेगा तो क्या सोचेगा। मैं उठकर दरवाजे के पास पहुंचा तो एक अनजान सी ताकत ने मुझे फिर पीछे मड़ने पर मजबूर किया और मैंने पीछे मड़ के देखा तो मेरी बहन इसी तरह बेखबर सो रही थी। मेरे ज़मीर ने मुझे बहुत मलामत करना शुरू कर दी कि ये क्या कमेंगी कर रहे हो, घर में कोई देख ले तो क्या सोचेगा, अगर वो जाग जाए तो फिर उसे क्या मुना दिखाओगे। अभी पहली बात भी पुरानी नहीं हुई, वो यही सोचेगी कि तुमने जान के हाथ मारे थे। इस सोच के आते ही मैं उसके कमरे के दरवाजे से बाहर निकला और ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे का दरवाजा मैंने आहिस्तगी से खोला तो देखा हुना भी बेसुध सो रही है। मैंने बगैर कुछ सोचे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वही कमीनी सोच मेरे जिहन में एक बार फिर उतराई कि हुना भी सो रही है। अमी अबू भी कमरे में हैं तो क्यों ना जरा सा फरही को और देख लिया जाए। थोड़ा सा उसका जलवा देख लेने में क्या हरज है। इस सोच के साथ ही मैं वापस मुड़ा। लेकिन जमीर साहब भी बड़े फर्ज शनास थे। फौरन बोले, अरे कमीने, तेरी सगी छोटी बहन है, इसको देखने चला है, कुछ तो गैरत कर ले। लेकिन दूसरी सोच भी बड़ी भारी थी। फौरन से पहले जवाब आ गया, अच्छा, देखने से क्या फर्क पड़ जाएगा। मैंने कौन सा कुछ करना है बहन के साथ, सिर्फ देखनी है जरा पास बैठकर। फिर भी ये बहुत गलत बात है। जमीर ने एक बार फिर टोका, लेकिन जुनूनियत गालिब रही और मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। अपने ही घर में चोरों की तरह घूमना बहुत अजीब लग रहा था। मेरा चेहरा जल रहा था और हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने खड़ा होकर जरा खुद को नॉर्मल किया और किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में जाकर एक गिलास पानी पिया। इस दौरान भी मेरे दिल और दिमाग में कश्मकश जारी रही। लेकिन आखिर जुनूनियत की हुई और एक भाई बहन की पहाड़ियों के पीछे ओझल हो गया और बहन की कशिश भाई को इसके कमरे के दरवाजे तक ले आई। मैं भी तब तक खुद को ये समझा चुका था कि बस थोड़ी देर देखना है और कुछ भी नहीं, बस देख के मर जाना है। मैंने एक गहरी सांस ली और उसके कमरे में दाखिल हो कि दरवाजा बंद कर दिया। कमरे की खिड़की के सामने से पर्दे बंद हुए थे, जिसकी वजह से कमरे में तारीकी न थी। मैं दब्बे पांव चलता हुआ फरवा के पास पहुंचा तो वो इसी तरह करोट लिए हुए सो रही थी। मैंने झांक कर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका उदास चेहरा बालों से ढांपा हुआ था। उसने एक हाथ अपने गाल के नीचे रखा हुआ था और दूसरा हाथ भी चेहरे के पास था। अब जमीर साहब मुकम्मल तौर पर चुप हो चुके थे। मैंने बड़ी बड़ी पहाड़ियों को अलग कर रहा था और खूबसूरती को नुमायां कर रहा था। इस हरकत पर जमीर ने मुझे एक बार फिर मलामत की कि अब इतने गर चुके हो कि सगी बहन देखकर पकड़े बैठे हो। इससे पहले कि जमीर साहब कुछ और कहते, एक सोच ने मुझे फिर पकड़ा कि बाद में शर्मंदा होते रहना। अभी देख लो अच्छे से, ये मौके बार बार नहीं मिला करते। मैंने भी उस आवाज की हां मैं हां मलाई और दायां हाथ आगे बढ़ा कि मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। गला खशक था, सांस तेज चल रही थी। इज्जत, गैरत, मोहब्बत, प्यार सब बेमानी हो चुका था। एक दरंदगी कमिंगी मुझ पर सवार हो चुकी थी। मैं कशिश में पूरी तरह खो चुका था और मुझे एहसास हुआ कि मेरी दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों,
किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।